What's up guys, welcome back to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट द ग्रेट क्राइसिस ऑफ 2008, जिसको हम हाउसिंग बबल भी कहते हैं, हाउसिंग बबल बस्ट। हम इसको लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस भी कहते हैं। लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुए थे 2008 में। क्यों हुए थे ये समझने की हम कोशिश करेंगे। लेमन ब्रदर्स आखिर था क्या, और उसके गिरावट में लेमन ब्रदर्स जो कोलैप्स हुआ था, बैंक एक एक्चुअली बैंक था, और ये जब कोलैप्स हुआ था तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें सरकार को पता चला कि भाई ये गलतियां अब हमें आगे नहीं करना है। उससे पहले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे लाइक बैंक, उनमें इतनी ज़्यादा जो ट्रैकिंग है वो नहीं होती थी कि किसको लोन बांट रहे हैं किसको नहीं बांट रहे हैं। पर लेमन ब्रदर्स कोलैप्स जब हुआ 2008 में, और जिसने करोड़ों लोगों को बैंकरप्ट कर दिया, उसने उसने आंखें खुली सरकार की, और उसने रियलाइज़ कराया लोगों सरकार को कि भाई साहब बड़े बड़े बैंक भी यूं बेवकूफ़ी करके अपना पैसा खो सकते हैं, लोगों का पैसा खो सकते हैं। तो इसलिए अब थोड़ा सा बैंकों पे ज़्यादा निगरानी रखी जाने लगी उसके बाद। और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हुआ क्या था, क्यों लेमन ब्रदर्स का जो बैंक था वो कोलैप्स हुआ था, और हाउसिंग बबल, ऐसा क्या हाउसिंग बबल क्रिएट किया था लेमन ब्रदर्स ने, और जो कोलैप्स हुआ था और क्यों हुआ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लेमन ब्रदर्स के बारे में जानते हैं। लेमन ब्रदर्स एक्चुअली बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था। ये एक्चुअली जब 1850 में ये लॉन्च हुआ था, फाउंड हुआ था 1850 में। पर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिविल वॉर देख ली, इन्होंने डिप्रेशन देख लिया, ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद इन्होंने दो वर्ल्ड वॉर भी देख ली, और तब भी ये खड़े रहे। तो ये पूरे कॉन्फिडेंट है कि आई एम टू बिग टू फेल। एक आपने वर्ड सुना होगा, टू बिग टू फेल, यानी कि इतना बड़ा बैंक था कि यार हम फेल नहीं हो सकते। So it was one of the fourth largest bank in America, Lehman Brothers। और इसलिए उनको लगता था कि हम फेल नहीं होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट उसकी एट इस पीक, जब वो पीक पे था अपने, तो उसके जो जो पैसा वो मैनेज कर रहा था, इट वॉज अराउंड 60 बिलियन। उस टाइम पे 2008 में 60 बिलियन पैसा वो एसेट मैनेज कर रहा था लेमन ब्रदर्स बैंक, राइट। उसके बाद हुआ क्या, आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। तो हुआ क्या कि लेमन ब्रदर्स ने उसके बाद 2008 के आसपास स्टार्ट किया लोन बांटना हाउसिंग बिल्डर्स को। सब प्राइम बोरोअर्स उसको कहते हैं, सब प्राइम मॉर्गेजेस कहते हैं, सब प्राइम मॉर्गेजेस। तो ये जो लोन देते थे उन लोगों को लोन भी देने लगे, ये सबको जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे उन बोरोअर्स को भी लोन देने लगे, बिल्डर्स को देने लगे। उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जिनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। अब आप देखो, जब भी आप आज लोन लेने जाते हो तो वो कहते हैं ना, पहले वो दिखाओ अपना पुराना, क्या कहते हैं उसको, सिबिल स्कोर दिखाओ, फिर आप ये दिखाओ आप कैसे जो लोन चुकाओगे वो बताओ। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, जो आज इतनी तहकीकात होती है लोन देने से पहले, उस टाइम पे इतनी तहकीकात नहीं किया जाता था। तो जो ये इन्होंने भर भर के लोन बांटे, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, 60 बिलियन था अपने पीक पे। तो ये पैसा बांट बांट के उठा के पैसा दे देना कि भाई बनाओ बिल्डिंग, बनाओ बिल्डिंग। इनको लग रहा था कि यार बिल्डिंग बनाते रहेंगे, मकान बनते रहेंगे, और मकान की जो रियल एस्टेट की वैल्यू है वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाती है। ये तो हमने सबने देखा है। तो ही लेमन ब्रदर्स वर क्वाइट श्योर कि यार मकान की वैल्यू तो ऊपर ही जाती है, तो लोन बांट दो। क्योंकि अगर बिल्डर डिफॉल्ट भी होता है, इनकेस अगर बिल्डर कोई डिफॉल्ट होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी हम कब्जा कर लेंगे, और प्रॉपर्टी तो कभी नीचे जाती नहीं, प्रॉपर्टी तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाती है। तो जितने भी कुछ कुछ अगर बिल्डर कोई भी कोलैप्स होते हैं, या कोई बिल्डर कोई भी मतलब कि कोलैप्स का मतलब है कोई वो करते हैं, क्या कहते हैं, मतलब बीच बीच में दिवालिया होते हैं, तो हम उसको प्रॉपर्टी को पकड़ लेंगे, उठा लेंगे और हम आगे बेच देंगे। तो हमें हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो भैया महंगे में चली जाएगी। तो इस सोच के जो लेमन ब्रदर्स है उसने दबा दबा के लोन बांटना शुरू कर दिए, भयंकर बिल्डर्स को उसने लोन बांटे। अच्छा, ये जो लोन बांटने का तरीका था ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। इसको हम कहते हैं एमबीएस, विच इज मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी कि वो जो जमीन है उस पे आप लोन दे रहे हो, तो आपको पता है कि यार जमीन तो मेरी हो जाएगी अगर बिल्डर इन केस डिफॉल्ट हो जाता है। दूसरा था सीडीओ, विच इज कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस। तो सीडीओ और एमबीएस को एक बहुत, क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, ये उन्होंने एक वो बनाए, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, और उसके थ्रू इन्होंने लोगों क्या कहते हैं, बिल्डर्स को लोन बांटना स्टार्ट कर दिया। अब लोन बांटना स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंगें बनने लगी दबा के। उसके बाद आगे चलते रहे लेमन ब्रदर्स। अच्छा, लेमन ब्रदर्स ने एक और काम किया, रेपो 105 ट्रांजेक्शन्स करके एक ट्रिक होती है, जिसमें आप अपने क्या कहते हैं, अकाउंटिंग मिस्टेक छुपा सकते हो।
तो जितना भी ये पैसा दे रहे थे तो उनके ऊपर कर्जा होने लगा, क्योंकि ये बैंकों से क्या कहते हैं, जैसे हमारे आरबीआई ऐसी वहाँ फेड है, तो फेड से पैसा उठा उठा के देने लगे कि हमें भैया हमें दे दो पैसा, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें अभी आगे देना है। तो कम ब्याज दरों पे, ज्यादा ब्याज दरों पे देने लगे, कम ब्याज दरों पे लेने लगे। तो ऐसा भी करने लगे, इन्होंने इतना पैसे दिए, इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने बाहर से पैसे ले लेके बोरो करके देने लगे कि अरे हम तो अल्टीमेटली रियल एस्टेट में तो पैसा है ही, आगे तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डर नहीं है। तो अपना पूरा बैंक का पैसे दे दिया, बोरो करके भी पैसा देने लगे आगे चल के। तो अकाउंटिंग में होता है रेपो 105 ट्रांजेक्शन, उसमें उसके थ्रू इन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, हमारे ऊपर स्मॉल शॉर्ट टर्म लोन्स है, शॉर्ट टर्म लोन दिखाई कि हमारे ऊपर शॉर्ट टर्म लोन्स हमने दिए हुए, वो हमारे पास पैसे आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये हमने तो शॉर्ट टर्म लोन दिए, हमारे ऊपर इतना बड़ा डेट नहीं है, कोई वो इशू नहीं है। तो ऐसे करके इन्होंने अपने अकाउंटिंग में अपना कर्जे को छुपाया। अब हुआ क्या कि भाई हाउसिंग बबल बस्ट होने लगा, शुरू हो गया 2008 की मंदी में। एकदम से क्या हुआ कि बिल्डर कोलैप्स होने लगे, बिल्डर बैंकरप्ट होने लगे, बिल्डर ने दिवालिया घोषित करना होना शुरू कर दिया। बिल्डर क्यों? बिल्डर क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं आगे चल के जो प्राइस एकदम से भाग रहे थे, क्योंकि हर जगह बिल्डिंग बन रही है, हर आदमी खरीद रहा है, तो प्राइस बहुत ज्यादा भागने लगा हाउसिंग का। तो कुछ लोग डिफॉल्ट कर गए, कुछ लोग जैसे कि आप और हम जैसे मकान खरीद रहे, तो हम डिफॉल्ट कर गए, फिर एक एक करके और लोग डिफॉल्ट करते गए। तो दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। जब एक, जैसे आप ताश के पत्ते ऐसे रखे होते हैं ना, एक पत्ता गिरता है तो फिर सारे पत्ते गिरते हो, सारे पत्ते पूरे कोलैप्स हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट, कि एक चीज गिरी और सारी चीजें गिरने लगा शुरू हो गई। तो ऐसी इस डोमिनो इफेक्ट की तरह एक बंदे ने क्या डिफॉल्ट किया कि हम अपने लोन नहीं दे पाएंगे, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, फिर दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, और उसकी वजह से वो बिल्डर पर्टिकुलरली ही डिफॉल्ट कर गया। अब ऐसा एक बिल्डर डिफॉल्ट करता तो लेमन ब्रदर्स शायद संभाल लेता, पर दूसरा बिल्डर डिफॉल्ट करने का, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे बिल्डर लगातार डिफॉल्ट करते रहे। पर लेमन ब्रदर्स को अभी तक भी कॉन्फिडेंस था कि हम इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, कोई डर की बात नहीं है, बिकॉज वी आर टू बिग टू फेल। अब 2006 और 2007 की बात आई, हाउसिंग बबल स्टार्ट हो गया गिरना। पर 2006 2007 में जब हाउसिंग बबल स्टार्ट हुआ था गिरना, उस टाइम पे लेमन ब्रदर्स ने उल्टा डबल कर दिया अपना स्टेक रियल स्टेट पर। उन्होंने अरे कोई टेंशन नहीं है, और लोन दो, कोई बात नहीं, बचा लो, हम बचा लेंगे, कोई बात नहीं। पर और ज्यादा लगातार लोग अब डिफॉल्ट होने लगे। जब और ज्यादा डिफॉल्ट होने लगे तो मार्च 2008 में बियर स्टर्न्स कोलैप्स कर गया। एक बियर स्टर्न्स करके एक फंड था, वो कोलैप्स कर गया। उसके बाद उसको जेपी मॉर्गन चेस ने बैंक ने खरीद लिया गवर्नमेंट की हेल्प के साथ। उसके बाद सितंबर 10 2008 में लेमन ब्रदर्स ने रिपोर्ट किया 3.9 बिलियन का लॉस। पर लेमन ब्रदर्स टिके रहे, उनका स्टॉक गिर गया, क्योंकि उन्होंने कहा 3.9 बिलियन का लॉस हो गया हमें, तो उसके स्टॉक प्राइस लेमन ब्रदर्स के गिर गए, कोई बात नहीं। पर सितंबर 13 और 14 में ऐसा हुआ कि भाई साहब इमरजेंसी टॉक्स में बैठ गए सारे, यूएस ट्रेजरी के साथ, फेडरल रिजर्व के साथ, बैंक के साथ, कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो जो हाउसिंग बबल है वो क्रैश हो रहा है बुरी तरीके से, और कोई भी बिल्डर पैसा देने को तैयार नहीं है, हमारा पैसा वापस आने को तैयार नहीं है। और हर आदमी जो बिल्डिंग खरीद रहा था, पहले मकान खरीद रहा था, हर आदमी बैकआउट कर गया। सितंबर 15 2008 में लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, विच वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन यूएस हिस्ट्री। इससे बड़ा, इतने बड़ा कोलैप्स, इतने बड़ा बैंक्रप्सी आज तक यूएस हिस्ट्री की नहीं हुई है। 619 बिलियन का उनके ऊपर कर्जा था, और उन्होंने कहा कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, वरना हम तो गए। और उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी यूएस गवर्नमेंट के आगे सितंबर 15 2008 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो यही होना था कि स्टॉक्स के प्राइस गिरने लगे, स्टॉक मार्केट पूरा गिरने लगा। एक दिन में 500 पॉइंट की गिरावट आ गई डाउ जोन्स में। हर जगह पूरी दुनिया के मार्केट्स गिरने लगे, क्योंकि ग्लोबल फ्लैश, क्योंकि हर मार्केट ना यूएस मार्केट से लिंक जरूर है, तो अगर यूएस मार्केट गिरेगा तो सारे देश के मार्केट गिरने ही गिरने हैं। तो क्योंकि एक दूसरे को पैसा बांटते रहते हैं, और एक दूसरे की इकोनॉमी एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, स्पेशली यूएस की इकोनॉमी के ऊपर। तो अब दुनिया भर के स्टॉक मार्केट गिरने लगे। उसके बाद क्रेडिट फ्रीज हो गया, क्रेडिट फ्रीज हो गया, यानी कि बैंक्स ने कह दिया कि भाई हम एक दूसरे को पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि सबको लगने लगा कि यार अगर हम इसको पैसे दे देंगे, ऐसा ना हो हमसे लोग पैसा लगाए, क्योंकि हर आदमी जब कोलैप्स होता है और एकदम एकदम से लिक्विडिटी चली जाती है, यानी कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट गिर रहा है और बैंकरप्ट हो रहे हैं, तो आप भी डर जाते हो। तो हर आदमी, कॉमन आदमी जाके बैंकों में पैसा निकालना शुरू कर देता है। जब हर बैंक से आपने जाके पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा देने के लिए।
क्योंकि हर आदमी पैसा मांग रहा है। तो बैंकों ने एक दूसरे की हेल्प करना भी बंद कर दी, क्रेडिट फ्रीज हो गया कि भाई हम एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे, वरना हमारे पास अगर आ गए लोग तो हम कैसे उनको पैसे देंगे अपने लोगों को। तो इस तरीके से क्रेडिट फ्रीज भी आ गया। इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द मासिव बेल आउट। एआईजी करके एक इंश्योरेंस कंपनी थी जिसको इंश्योरेंस देना था बेसिकली, जो बैंक को इंश्योरेंस करते हैं, और बैंक के मतलब बैंक में जो आप पैसा देते हो वो इंश्योर्ड होता है बाय गवर्नमेंट, मतलब थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी करती है गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बैंक में पैसा रखते हो, आपने पैसा रखा है, अभी इंडियन बैंक की बात कर लेते हो, तो आपका जो सरकार है वो 5 लाख तक का आपका ठेका लेती है कि भाई अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए डालोगे तो 5 लाख रुपए दे देंगे वापस, अगर कोई बैंक कोलैप्स होता है, अगर कोई बैंक डिफॉल्ट होता है। पर अगर आप बोलो उससे ज्यादा तो उससे ज्यादा नहीं देंगे, अगर 1 करोड़ है तो भी 5 ही लाख देंगे आपको। तो इतनी सरकार इंश्योरेंस आपको देती है, राइट। ऐसी एक कंपनी थी एआईजी इंश्योरेंस, जो उसके जो लोगों को इंश्योर करती थी कि आप पैसा अगर बैंक में रखोगे तो हम आपको पैसा देंगे। तो उसको मासिव बेल आउट हुआ, उसने भी बैंक्रप्सी फाइल कर दी कि भाई हम इतने लोगों को पैसा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हर आदमी जाके बैंक में पैसा मांग रहा है और बैंक लगातार डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो हम तो नहीं दे पाएंगे। फिर सरकार ने उस कंपनी को संभाला, सरकार ने टेक ओवर किया, और इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट क्रिएटेड 700 बिलियन का टार्प बेल आउट, TARP बेल आउट, ये नाम है टार्प बेल आउट, यानी कि सबको पैसा देने के लिए कोशिश की गई। 700 बिलियन का एक फंड क्रिएट किया गया कि सबको पैसा, जो लोग बैंक में पैसे दे, मतलब जो लोग बैंक में पैसा रखा हुआ है तो उनको पैसा मिले, जो भी लेने वापस आ रहे हैं। और सरकार ने तुरंत के हालात में जाके स्टार्ट कर दी मनी प्रिंटिंग, खूब सारा पैसा प्रिंट करा गया, जल्दी से प्रिंटिंग की गई कि और जल्दी से पैसा छापो और फैला दो, क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया, किसी के पास पैसा नहीं है, बैंकों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और लोग बैंक भाग रहे हैं इस चक्कर में, और बैंक तो वैसे ही दिवालिया हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम क्वांटिटेटिव ईजिंग। अगर आप देखो तो क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि आप जब नोट छापते हो और नोटों को ज़्यादातर फैलाते हो मार्केट में, कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में नोट फैल जाए, तो इसको कहते हैं हम क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग किया गया बाय सरकार, बाय गवर्नमेंट ऑफ यूएस, और उससे थोड़ी सी सिचुएशन को कंट्रोल करने लगी। अल्टीमेटली रिसेशन हिट कर गया यूएस में, काफ़ी लोगों ने आत्महत्या कर ली, काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी, ज़िंदगी भर की सेविंग्स चली गई, लोगों के अपने खुद के घर चले गए, और इस तरीके से लेमन ब्रदर्स ने एक ऐसा मार्क क्रिएट कर दिया, ऐसा डेंट क्रिएट कर दिया यूएस स्टॉक मार्केट में, जो कभी नहीं भुला जा सकता। बहुत साल लग गए उस रिकवर करने को, उस जो डेंट आया था स्टॉक मार्केट में उसको रिकवर करने में बहुत साल लग गए। फिर अल्टीमेटली कुछ सालों बाद यूएस मार्केट दोबारा रिकवर करता हुआ दिखा। पर वो आज भी लेमन ब्रदर्स कोलैप्स एक ऐसा कोलैप्स है जो आज भी याद किया जाता है, और उसके बाद बैंकों को ये अंदाजा हो गया, बैंकों को, सरकार को ये समझ आ गया कि टू बिग टू फेल जो है सब कहानी है, ये भी जितनी भी बड़ी बैंक हो जाए ये भी कोई ना कोई स्टूपिड गलती कर सकते हैं, और इसलिए हमें अब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस करने पड़ेंगे। उसके बाद सरकार ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करें, काफ़ी चेक्स क्रिएट करें इन ऑर्डर टू गिव यू अ लोन। आपको बहुत सारे चेक्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा, तभी कोई बैंक आपको लोन रिलीज कर पाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने ये कहानी सुन के आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली तो यस कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।